सो हेलो टू एवरीवन, ये आपकी वीडियो नंबर 3 है। दिस इज़ योर वीडियो नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई है जहाँ पर मैंने डिस्कस किया है द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग चल रहा है अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th CBSE प्लस IEC बोर्ड्स के लिए। 2 वीडियो बन चुकी हैं आपकी, उसको आप देखिए और अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कवर करके आइए। And in this video we are going to start with generally accepted accounting principles। G ले लिया जनरली का, accepted का A ले लिया, accounting का A ले लिया, principles का P ले लिया और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया GAAP गैप। एंड बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि यहाँ पर हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं और वो प्रिंसिपल्स एंड वो कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में चलेंगे। ठीक है, सो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स आर द assumption बेस्ड ऑन विच द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। यानी कि इन शॉर्ट आप ये समझो कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एक ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको पूरे अकाउंट्स में पढ़ने हैं। ठीक है, सो भाई हम इसका ओवरव्यू लेंगे, जितना जितना आपकी बुक्स में लिखा हुआ है उतना ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ से 50% भी समझ में आ रहा है ये लेक्चर तो इट्स वेरी वेल सफिशिएंट, आप बहुत अच्छे कर लेंगे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। ठीक है, सो यहाँ पर हमें कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कि गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कंप्लीट डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, वेरीफिएबल मैचिंग, हिस्टोरिकल एक्रूअल, डुअल मटेरियल कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और भी है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एंड टाइमलाइनेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम। द वेरी फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जो आपका बिजनेस है वो चलने वाला है अप टिल अ फॉरसीएबल फ्यूचर। यानी कि आप अभी बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस आगे तक चलना चाहिए, एटलीस्ट फॉर अ ईयर चलना चाहिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज टेकन दैट business will continue for a foreseeable future and this foreseeable future is minimum of 1 year and there is no intention to close down the business or scale down its operations significantly। so going concern concept I think आपको क्लियर है। going concern concept बोलता है कि भैया आपका जो बिजनेस है वो foreseeable future तक चलने वाला है और आपका कोई इंटेंशन नहीं है उसे क्लोज करने का। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो 1 और 2 देखा है तो मैंने आपको बताया था कि भैया जो हमारा प्रोपराइटर होता है और जो हमारा बिजनेस होता है इन दोनों को आपको अलग अलग कंसिडर करके चलना है। यस सुनो, ये कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं? ये कहता है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। So owners being separate and distinct from the business and amount due to them is shown as liability, that is capital। अगर आपने वीडियोस लिया है फर्स्ट एंड सेकंड तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। देखो भाई, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब ये है कि भाई अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और प्रोपराइटर अलग अलग माने जाएंगे एंड जो प्रोपराइटर यहाँ पर कैपिटल लेकर आता है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है टू दी प्रोपराइटर। ठीक है, दिस आई हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। ठीक है, so this is accounting entity concept। what is money measurement concept? only the transactions which can be expressed in money terms are recorded। वो ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं वही ट्रांजैक्शन हमें अकाउंट्स में लेने हैं। ठीक है, क्या आप स्टॉक को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कब? जब हम उसे बेच देंगे। ठीक है, सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिर्फ आपको वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं जिसको आप मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या लिखा है देखते हैं। लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स यूजुअली 1 year so that its performance is measured at regular intervals।
देखो भाई क्या कह रहा है ये कॉन्सेप्ट, ये कह रहा है कि भाई लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज, मान के चलिए बिजनेस आपका 5 साल चल रहा है या आगे चलने भी वाला है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे स्मॉलर पीरियड्स में क्लासीफाई करेंगे। मेनली 1 साल का पीरियड होता है। सो 1 ईयर, ये दूसरा आपका ईयर हो गया, ये तीसरा ईयर हो गया आपका, ये चौथा ईयर, एंड ये रहा आपका 5वां ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अब हम क्या करने वाले हैं, इस ईयर में एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस कैसी है ये देखने वाले हैं, और फिर हम देखेंगे इस सेकेंड ईयर में कैसी परफॉर्मेंस रही है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, एंड सो ऑन। सो भाई हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि भाई ये कहा जाता है थ्रू द अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट that you have to measure that how you are working. That means you have to measure the performance at the regular intervals. ठीक है, okay, very good. Okay, next one is complete disclosure concept या full disclosure concept. Complete disclosure concept या full disclosure concept ये कहता है कि भैया आपको पब्लिक से कुछ छुपाना नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है आप बताइए, आपने लोन कितना लिया है, आपके पास असेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। सो देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग। और भैया कंप्लीट डिस्क्लोजर कर रहे हो लेकिन वो समझ में आनी चाहिए दूसरे लोगों को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। क्या बोल रहा है ये, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि भैया जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं, यानी कि जो भी मनी टर्म्स में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसका आप कंप्लीट डिस्क्लोजर कीजिए ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ध्यान से सुनो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। अभी के लिए मान के चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जहाँ पर असेट्स और लायबिलिटीज दिखाई जाती हैं, ठीक है, बिजनेस की। P&L अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है। P&L अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सो आप सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्लोज करो, ठीक। कौन सा आपका एक्सपेंस है, कौन सा आपका प्रॉफिट है, कौन से आपके असेट्स हैं, कौन से आपकी लायबिलिटीज है, सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्क्लोज कीजिए। अगर आपको 50% समझ में आ रहा है, दैट इज़ वेरी गुड, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, या आप इसे बुलवा सकते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड when a transaction has entered into and the obligation to receive the amount has been established. Okay, recognizing revenue and receipt of an amount are two separate aspects. चलो ध्यान से सुनना। देखो मान के चलो कि आपने क्या किया, 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को आपने सेल्स करी। सेल्स को हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कीजिए, ठीक है। सो सेल्स करी आपने 1 जनवरी 2021 को, अमाउंटेड टू ₹1 लाख, और ये सेल्स आपने करी क्रेडिट पे, ठीक है। सेल्स किसको की जाती है, सेल्स की जाती है डेटर को, है ना, ठीक है। सो 1 जनवरी 2021 को आपने सेल करी 1 लाख रुपए की ऑन क्रेडिट, ठीक, ठीक है भैया, ठीक है, ओके, वेरी गुड। लेकिन जो आपका पैसा आपको मिला, हाँ जी, इस ट्रांजैक्शन से आपको जो पैसा मिला वो मिला 28 अप्रैल 2021 को, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज यानी कि रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया जिस दिन आपने सेल कर दी है उसी दिन आप 1 लाख रुपए का रिकॉर्डिंग कर लो, चाहे आपको पैसा कभी भी मिले। सो रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज एंटर्ड इनटू, यानी कि जब आपने ट्रांजैक्शन कर लिया है, भले आपको पैसा रिसीव हो या ना हो, वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अब आप मुझसे बोलोगे कि भाई मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई पैसे वाली चीज़ रिकॉर्ड करो, तो भाई सेल्स से पैसा तो मिलने ही वाला है ना आपको फ्यूचर में, डेटर से पैसा तो मिलेगा ना, ठीक है। दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ठीक है भैया। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव मीन्स रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस एंड वेरीफिएबिलिटी, विच मीन्स that there is some evidence
इन असरटेनिंग द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड। ठीक है, मतलब जो भी बिजनेस ने इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करी है वो रिलायबल है, ठीक है, ट्रस्टवर्दी है, वेरीफिएबल है। यानी कि वेरीफिएबल मतलब भाई आपने जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी है, बिजनेस ने जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी है, ठीक है, सो इट हैज सम एविडेंस, दैट इज इट इज रिलायबल, ट्रस्टवर्दीनेस, वेरीफिएबल, जिससे कि बाहर के लोग डिसीजंस ले सकते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझना, होता क्या है कि बिजनेस को फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, यानी कि P&L अकाउंट। अभी बताया मैंने फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम्स होते हैं एंड यहाँ पर आपके असेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं। सो इस स्टेटमेंट से इसको हम मिला के क्या बोलते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट। सो भाई इस फिनेंशियल स्टेटमेंट्स से जो यूजर्स होते हैं इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, अब मैं क्या क्या बोल रही हूँ वो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, यूजर्स होते हैं ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इस बात को ध्यान से समझिएगा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हुआ क्या, हुआ ये कि बिजनेस ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक के पास जाएगी और पब्लिक देखेगी कि भाई इसके पास ये एसेट्स हैं, इसके पास ये लायबिलिटीज़ हैं, तो क्या हमें इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो भाई उन्हें हम बोलते हैं यूज़र्स। अब यूज़र्स जो हैं वो इंटरनल यूज़र्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स भी हो सकते हैं। इंटरनल यूज़र्स यानी कि बिजनेस के अंदर वाले लोग, दैट इज ओनर्स, ठीक है, मैनेजमेंट हुआ आपका, आपके जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो हुए, ठीक है, ओके फाइन। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हो गए, दैट इज बैंक्स, ठीक है, गवर्नमेंट हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर के हैं, क्रेडिटर्स हो गए यानी कि सप्लायर्स, आ रहा है समझ या नहीं, रिसर्चर्स हो गए आपके। अगर आपको 20 से 50% समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, सफिशिएंट है। ये आपके कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट में, और जहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा मैं आपको खुद बताऊंगी, ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे आगे चैप्टर्स में, आई विल टेल यू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। बस एक बार आप दिमाग में रखिए, क्योंकि भाई जब हम पढ़े तो आपको याद होना चाहिए, हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। चलिए 8th कॉन्सेप्ट पे आ गए हम यहाँ पर, ठीक है। The eighth concept is matching concept। क्या कह रहा है, revenue and cost incurred to earn the revenue should be matched। It means revenue and related cost should be recognized in the same accounting period। देखो ये क्या कह रहा है, मैं समझाने की इसको कोशिश करूँ। अभी हम इसकी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, बट आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल वीडियो 1 एंड वीडियो 2 में लिया था, सो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरीके से लिया था कि आप एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं एंड आपकी उसमें कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ की लग रही है। नाउ यू नो व्हाट इज कॉस्ट, यस और नो, ठीक है। एंड आपने रेवेन्यू कमाया, यानी कि आपने सेल्स कर दी इसकी 140 रुपीज़ में, और हमने यहाँ से निकाल लिया था कि भैया आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस हुआ, दैट इज ₹40। यस और नो, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ रहे हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा पढ़ना। इफ एन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू is received during the year but against services to be rendered or goods to be sold in the next year। क्या लिखा है, if an amount of revenue is received during the year, यानी कि आपको सेल्स का पैसा इस साल मिल गया है, but against services to be rendered or goods to be sold in the next year। ये क्या कहा इसने कहा, ध्यान से सुनो, इसने कहा कि अगली साल हमें गुड्स बेचने थे। हमारा कस्टमर से समझौता हो गया कि भाई अगली साल आपको गुड्स बेचने हैं। उस कस्टमर ने एडवांस में इसी साल पेमेंट दे दिया, ठीक है। तो भैया जो अमाउंट आपको अभी मिला है इस साल शुड बी अकाउंटेड एज एन एडवांस, आपको वो एडवांस मानना पड़ेगा अभी का, ठीक है, ओके। और रेवेन्यू मानना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में। आपको अभी भी नहीं समझ में आया, ये सुनो तो समझो भैया।
ये कह रहा है कि भैया आपको 140 रुपीज़ की सेल्स करनी है 2022 में, ठीक है। अभी चल रहा है 2021, हाँ जी, अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। आपको सेल्स करनी है 2022 में। यहाँ पर आप सेल्स करेंगे, लेकिन आपको सेल्स का पैसा इस ईयर में ही मिल गया है, हाँ जी, इस ईयर में ही मिल गया है, यानी कि एडवांस मिल गया है। क्या मिल गया है? एडवांस पैसा मिल गया है। अच्छा एक बात बताओ भाई, आपने अभी सेल्स नहीं करी है, आपको पैसा मिल गया है, तो आपकी लायबिलिटी हुई ना ये तो, हाँ जी, ये आपकी लायबिलिटी हुई कि आपको पैसा मिल गया है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? कि आपको उसको गुड्स बेचने हैं। यस सुनो, तो इस साल हम इसको लायबिलिटी मानेंगे, ठीक है। और 2022 में जब हम उसको गुड्स देंगे, ठीक है, तब इसे हम इनकम, इसे रेवेन्यू मानेंगे, ठीक है ना। 2022 में रेवेन्यू मानेंगे एंड इसी से हम इनकम निकालेंगे, ठीक है। ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इन द करेंट ईयर इट विल बी शोन एज लायबिलिटी। इस साल में लायबिलिटी क्यों? क्योंकि भैया आपको एडवांस पैसा मिल गया है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है उनको गुड्स देना, ठीक है। ओके, वेरी गुड। इफ इट इज 50-50% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके असलियत में क्वेश्चंस आएंगे आप सब चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड असेट्स शुड बी शोन एट इट्स कॉस्ट प्राइस। क्या कह रहा है ये? फिक्स असेट्स क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये कह रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपसे कह रहा है कि भाई जो फिक्स असेट्स हैं, जैसे कि हुआ आपका फर्नीचर, आपने फर्नीचर मान के चलिए 2 साल पहले खरीदा था 2 लाख रुपए का, ठीक है। मान के चलिए 2018 में आपने परचेज किया था 2 लाख रुपीस का फर्नीचर। 1 जनवरी 2018 को आपने परचेज किया था। साल एंड हुआ, यानी कि 31 दिसंबर 2018 आया, और डेप्रिसिएशन आपका लगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया था, 20,000 रुपीज़, ठीक है। ठीक है भाई, एक और साल खत्म हुआ, 2019 खत्म हुआ, मान के चलिए डेप्रिसिएशन आपका लगा 30,000 रुपये, ठीक है। ओके, फिर मान के चलिए एक और साल खत्म हुआ, 2020 खत्म हुआ, डेप्रिसिएशन आपका लगा, कितना लगा डेप्रिसिएशन? मान के चलिए 50,000, ठीक है। अब 2021 में हम खड़े हैं, 1 जनवरी 2021 को हम खड़े हैं, और ध्यान से सुनिएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया आप जब भी इस फर्नीचर को रिकॉर्ड करोगे, इसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब जब आपने एक्वायर करा था, परचेज किया था, कितनी कॉस्ट पे परचेज किया था? 2 लाख रुपीस की कॉस्ट पे परचेज किया था। 2021, 1 जनवरी 2021 को आप बताइए कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे भैया 2 लाख का खरीदा था, 20,000, 30,000, 50,000, यानी कि 1 लाख रुपए तो डेप्रिसिएशन का ही लग गया। सो आप यहाँ से 1 लाख रुपीस माइनस कर देंगे ऑफ डेप्रिसिएशन, और जो बाकी अमाउंट आपका 1 लाख है वो आप दिखाएंगे, ठीक है, वो आप दिखाने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट में। सो दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अजीब सा लग रहा है, आई नो, बट लेट इट बी, ठीक है। जब प्रैक्टिकल आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे यू विल अंडरस्टैंड इट, ओके। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है इन चीज़ों में। देखो भाई, आपके पास 3 ईयर्स है, मेनली 3 ईयर्स आपके पास मिलेंगे, दैट इज फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को ईयर स्टार्ट हुआ तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2021 को, ठीक है, ओके। कैलेंडर ईयर, आपका कैलेंडर कब से बनता है? जनवरी से मिलता है ना आपको कैलेंडर, ठीक है। सो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक। सो वही व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? द ईयर दैट स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड्स ऑन 31 मार्च। कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 ऑफ जैन एंड एंड्स ऑन 31 ऑफ दिसंबर। भाई अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? देखो, कंपनी जो चाहे वो ईयर रख सकती है, ठीक है, और ये ईयर क्या लिखा है? ईयर, ठीक है। सो ये पीरियड होता है ऑफ 12 मंथ्स।
चाहे तो वो फाइनेंशियल ईयर रख सकती है, चाहे तो कैलेंडर ईयर रख सकती है। ठीक है, अगर मान के चलिए पिछली साल उसका अकाउंटिंग ईयर था 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021, ठीक है, सॉरी 31 दिसंबर 2020, ठीक है, पिछली साल ये अकाउंटिंग ईयर था। तो इस साल अकाउंटिंग ईयर क्या होने वाला है? 1 जनवरी 2021, 31 दिसंबर 2021। क्लियर है? फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। ठीक है, अब है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट टेक्स प्लेस, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि भाई जिस समय आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है उसी समय आप रिकॉर्ड कर लो, ना कि भाई जब आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, बस इतना समझिए अभी के लिए। चलिए, आपके पास 4 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं मैंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है, वरना ये आपको दिक्कत दे जाएंगे आगे। ठीक है, सो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? एक्सपेंस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस यानी कि वो खर्चा जो इस साल का था लेकिन मैंने दिया नहीं, ऐसे खर्चों को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या था? वो खर्चा जो इस साल का लेकिन मैंने दिया नहीं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी देने की। यस और नो? सो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड असेट्स के लिए यूज करते हैं, लाइबिलिटीज के लिए, लाइबिलिटीज के लिए यूज करते हैं। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। भाई एक्सपेंस नहीं है ये, कुछ मैं आपको स्पेशल चीजें पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक्सपेंस नाम लिखा है लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, ये आपका लाइबिलिटी है। अंडरस्टूड? चलिए, व्हाट इज मेंट बाय अनअर्न्ड इनकम? इनकम अनअर्न्ड है, यानी कि मान के चलो आपने मेरे को फीस एडवांस में पे कर दी, वैसे तो ये फ्री चल रहा है, मान के चलो आप एक कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी टीचर हूँ, आपने क्या करा, आपने मुझे एडवांस में फीस दे दी। ठीक है, यानी कि इनकम मेरे को एडवांस में रिसीव हो गई, लेकिन वो इनकम क्या कहलाएगी? अनअर्न्ड। क्यों अनअर्न्ड क्यों कहलाएगी? क्योंकि भाई आपने मेरे को पैसा तो दिया लेकिन मैंने अभी वो अर्न नहीं करी, क्योंकि मेरी लायबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पढ़ाना, तब वो जाके मेरी अर्न इनकम बनेगी। लेकिन अभी क्या है? अनअर्न्ड इनकम। सो मेरी अनअर्न्ड इनकम क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि भाई आपने एडवांस में तो पे कर दिया, लेकिन मेरी लायबिलिटी है ना आपको उस पीरियड के लिए पढ़ाना। ठीक है, इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अर्न इनकम आपकी होती है लायबिलिटी। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस मैंने एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, फायदा है ना, और जो भी चीज फायदा देती है, कैश या बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? असेट्स। अगले साल का रेंट मैंने इसी साल दे दिया, तो ये तो मेरा फायदा है ना, तो ये असेट्स है मेरे लिए। चलिए, एक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको पढ़ा दिया लेकिन आप लोगों ने फीस नहीं दी मेरे को। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया लेकिन आप लोगों ने फीस नहीं दी, तो मेरा असेट है, क्योंकि इससे मुझे आगे कैश बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, सो ये भी आपको क्लियर हो गया कि प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम आपकी होती है असेट्स। बेटा ये बहुत ज़रूरी है, इसे आराम से वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके सोचो समझो, नहीं आए कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखो ये कह रहा है कि भाई हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, जैसे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। ध्यान से समझना, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, और ये है आप ओनर। ओनर मतलब प्रोपराइटर। ये सुनो, आपने क्या किया, यहाँ पर कैपिटल लगाई, और मैंने उस दिन आपको बताया था वीडियो 1 और 2 में कि भाई बिजनेस की लायबिलिटी होती है इस कैपिटल के पैसे को वापस करना। देखो 2 पहलू है। क्या पहलू है? इस बंदे ने बिजनेस में पैसा लगाया, मनी इंट्रोड्यूस करा। दूसरा पहलू क्या है कि भाई अगर बिजनेस को कुछ हो जाता है तो भैया इस बिजनेस को इसका पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई लायबिलिटी भी है। देखना, इस प्रोपराइटर ने इस बिजनेस में पैसा लगाया, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, एक बात आप क्लियर कर लो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात हो रही है। ठीक है, बिजनेस के 2 पहलू है। क्या? एक तो उसके पास पैसा आया, पैसा आया यानी कि
असेट्स है। मनी जो आया बिजनेस के पास वो असेट है, और दूसरा पहलू क्या है, ये पैसा वापस करना पड़ेगा, लायबिलिटी है। भाई किसी से आप पैसा लोगे तो वापस तो करोगे ना, तो दो पहलू है, एक आपके पास कैश आया, दूसरा आपकी लायबिलिटी भी है, यानी कि कैश आया यानी कि असेट्स आया। बिकॉज भाई जो भी चीज़ कैश में आ सकती है, बेनिफिट देती है, उसे असेट बोलते हैं। अगर आपको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो भाई बीच बीच में हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो सो अब आपका कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? मटेरियलिटी का मतलब ये होता है कि भाई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको सब दिखानी है। किसके लिए? यूज़र्स के लिए, ताकि यूज़र्स, अभी मैंने पढ़ा है यूज़र्स कौन होते हैं, ताकि यूज़र्स अच्छे तरीके से सोच विचार कर सके इस बिजनेस के बारे में और अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। So an item should be regarded as material if there is a reason to believe that the knowledge of it would influence the decision of an informed instructor. आया समझ? चलिए, वेरी गुड। Consistency concept. According to this concept, accounting practices once selected are adopted should be applied consistently year after year. ये कह रहा है कि भैया आपने जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस अपना ली है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स जो आप पिछले सालों से फॉलो करके आ रहे हैं वो भी आपको आगे आने वाले ईयर्स में फॉलो करना है, ठीक है। ये बोलता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। मतलब जो प्रिंसिपल्स आपने पिछले साल फॉलो करे इस साल भी वही फॉलो करिए। चलिए, वेरी गुड। टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मीन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विद इन अ रीजनेबल टाइम। देखो, मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। मान के चलिए स्टार्ट हुआ 2021 को, 2020 को, ठीक है, और ये एंड हो रहा है 2021 को। ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है। दूसरा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022। यस और नो? ठीक है। सो ये ईयर 31 मार्च, ये ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च 2021 को, एंड आपको इस डेट को क्या करना था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने थे, बैलेंस शीट वगैरह दिखानी थी, लेकिन आपने क्या किया? दूसरे फाइनेंशियल ईयर में दिखाई। तो टाइमलीनेस प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया जिस साल की इंफॉर्मेशन है उसी साल में आप सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कीजिए, ठीक है। अगर आप अगली साल उसे दिखाते हैं तो बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं आपकी बिजनेस के साथ, ठीक है। सो दिस इज टाइमलीनेस। नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को। डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मान के चलो हमारे बिजनेस ने किसी बंदे को, मतलब डेटर को, कुछ बेचा ऑन क्रेडिट। अब वो बंदा पैसे देने से कर रहा है मना, तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स बोलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है। देखो, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप ये देख रहे हैं तो बेटा आपका वीडियो 1 एंड वीडियो 2 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अच्छे से पढ़ लो, बस यही है, ठीक है। सो बैड डेब्ट्स हो गए, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, यानी कि जो नुकसान इन फ्यूचर होने वाले हैं उसके लिए अभी प्रोवाइड कर लो। प्रोवाइड का मतलब अलग से पैसे उठा के रख लो, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई ये आगे जाके हमें ये इनकम मिलने वाली है, उसके लिए कभी भी पैसा प्रोवाइड मत करो, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स एंटिसिपेट मत करो। देखो, मैं अगर इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना चाहूँ तो आई कैन से दैट कि भैया जो आगे लॉसेस होने वाले इन फ्यूचर उसके लिए अभी से प्रोवाइड करो, लेकिन भाई जो आगे प्रॉफिट होने वाले हैं उसके बारे में कुछ एंटिसिपेट मत करो, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको 20 से 50% भी समझ में आते हैं ये कॉन्सेप्ट्स, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना याद रखो कि भाई ऐसे कोई चीज़ होती है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। सो वो हमें पढ़ना है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर दैट इज कॉल्ड एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप एंड बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। पूरा चैप्टर आपका ये फिनिश हो जाता है, ठीक है।
एंड आप लोग इसको मैं वीडियो 3 के नाम से आई विल पोस्ट अपलोड दिस वीडियो, ठीक है। एंड आप लोग वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 भी देखें। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यहाँ पर बहुत कवर कर लिया है, शायद कोई ऐसे कवर कर पाए, यहाँ पर प्रॉपरली नोट्स मैंने लिखे भी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड कल यानी कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आती है तब हम और भी चीज़ें लेकर आने वाले हैं, ठीक है। सो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग से नॉलेज बढ़ती है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, बिकॉज इट मेक्स मी फील मोटिवेटेड। ओके जी, ओके।